बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। क्लास 9 के तमाम तलबा को फ़िज़िक्स की क्लास में हम खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज लेक्चर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने आर्शिमिडीज़ प्रिंसिपल आपके सामने पेश किया था। आज हम उसका प्रूफ आपको बताएंगे कि आर्शिमिडीज़ प्रिंसिपल को किस तरह से प्रूफ किया जाता है। क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह से आता है कि अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इस बात को प्रूफ कीजिए। तो आइए इस बात को किस तरह से प्रूफ किया जाता है इसको शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है, एक जार है जिसके अंदर कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो इसके दरमियान में कहीं पर एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F1 एक फोर्स लग रही है, एक डाउनवर्ड फ्रॉम द डाउनवर्ड इसके बॉटम पर एक फोर्स लग रही है जिसे हमने F2 कहा है। अब ये तमाम फोर्सेस F1 और F2 क्या होती हैं इसका तस्करा भी हम आगे करेंगे। लिक्विड के अपर सरफेस से लेकर और ऑब्जेक्ट के अपर सरफेस तक की जो हाइट है वो h1 है, जबकि लिक्विड के अपर लेवल से ऑब्जेक्ट के यानी सिलेंडर के बॉटम तक की जो हाइट है वो है h2। और अगर हम इन दोनों हाइट्स में से यानी इस बड़ी हाइट में से छोटी हाइट को माइनस कर देते हैं h2 माइनस h1, दिस इज इक्वल्स टू h। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम बार बार देखेंगे भी, समझेंगे भी और इसी से अपने तमाम कैलकुलेशंस को अखज़ करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम इससे पहले वाली एक क्लास में आपको ये बता चुके हैं कि प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो P इज़ इक्वल टू एच रो जी के बराबर होता है। आपको याद होगा कि एक ऑब्जेक्ट को इसी तरह हमने डिप किया था यानी इमर्ज किया था किसी लिक्विड में और उसकी जो हाइट थी, जैसे यहाँ पर h है उसमें भी उसकी हाइट h थी और इसी तरह से ये जो रो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये रो बेसिकली डेंसिटी ऑफ लिक्विड को शो करता है, क्योंकि लिक्विड चेंज हो सकता है, पानी भी हो सकता है और कोई ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, तो हर एक की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब चूंकि ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है P इज इक्वल टू एच रो जी, तो चुनाचे हमारे पास चूंकि H1 और H2 दो हाइट्स आ रही हैं, एक अपर लेवल तक और एक बॉटम तक, तो चुनाचे हमारे पास प्रेशर भी दो आएंगे। एक P1 हो जाएगा और P1 में हम यहाँ H को H1 से रिप्लेस कर देंगे, रो वैसे का वैसे ही रहेगा, जी वैसे का वैसे ही रहेगा और सिमिलरली P2 इज इक्वल टू H2 रो जी हो जाएगा। चुनाचे आपने देखा कि हमारे पास प्रेशर की जो एक जनरल इक्वेशन थी, जनरल फार्मूला था P इज इक्वल टू एच रो जी, ये जनरल इक्वेशन है जो किसी भी लिक्विड के प्रेशर को शो करती है। और अब हम यहाँ पर जिस लिक्विड को हमने यहाँ पर इस जार में इस्तेमाल किया उस लिक्विड के लिए हमारे पास दो तरह के प्रेशर्स आएंगे। एक प्रेशर तो आएगा फ्रॉम द अपवर्ड और एक प्रेशर आएगा फ्रॉम द डाउनवर्ड, क्योंकि इसके ऊपर से भी प्रेशर पड़ रहा है और नीचे से भी प्रेशर पड़ रहा है। एक बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर F1 प्रेशर नहीं है, F2 प्रेशर नहीं है, ये तो वो फोर्सेस हैं जिनका भी आगे तस्करा आने वाला है। ये हमने यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी है कि H1 क्या है, H2 क्या है, रो क्या है और G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। आर्शिमिडीज़ प्रिंसिपल आपको हम याद दिलाते चलें कि आर्शिमिडीज़ प्रिंसिपल ये था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड it experiences a force called an upthrust equal to the weight of the liquid displaced by the body. This is known as Archimedes principle. आपको ये बात भी याद होगी कि हमने इस बात का तस्करा किया था कि प्रेशर हमेशा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होता है और अगर यहाँ से फोर्स को कैलकुलेट किया जाए तो वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। चुनाचे हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाई बाय A। यानी अब हम जब फोर्स का तस्करा करेंगे तो प्रेशर की टर्म में वो हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय A के बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं F1 और F2 की। तो सबसे पहले F1 पर आ जाते हैं। व्हाट इज F1? F1 असल में एक टोटल फोर्स है जो टॉप फेस पर लग रही है। टोटल फोर्स F1 ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, ये जो F1 फोर्स है ये दरअसल दो फोर्सेस का मजमुआ है। एक तो वो फोर्स है
जो लिक्विड की तरफ से लग रही है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द टॉप। आप देख रहे हैं कि इस सिलेंडर के ऊपर पानी या कोई भी लिक्विड मौजूद है, ये लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। और दूसरी जो फोर्स है वो है फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास एक फोर्स क्रिएट कर रहा होता है जो हर बॉडी के ऊपर लग रहा है, चाहे बॉडी आउटसाइड द लिक्विड है या इनसाइड द लिक्विड है। हमारे अपने ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर की वजह से एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसको हमने यहाँ पर तस्करा किया कि ये जो F1 है दरअसल इन दो फोर्सेस का मजमुआ है। अब हम यहाँ पे, चूंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं इस ऊपर वाली टाइटल में कि F इज इक्वल टू हमेशा P मल्टीप्लाई बाय A के बराबर होता है, चुनाचे एक फोर्स ये वाली जो ब्लू कलर में है और एक पिंक कलर में है, रेड कलर में है, तो ये भी दोनों फोर्सेस जो हैं इसको हम किस तरह से लिखेंगे, PA की फॉर्म में ही लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये F1 है, इस F1 को हम किस तरह से लिखेंगे कि जो फोर्स लिक्विड की वजह से लग रही है वो तो बन जाएगी P1A, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है वो बन जाएगी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये P ATM जो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की का जिक्र इसमें हो रहा है, तो यहाँ पर P1 नहीं आएगा बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय A। व्हाट इज A? A असल में ये जो सिलेंडर है इसका अपर जो सरफेस है इसका एरिया A है, इसी तरह से जो डाउनवर्ड यहाँ पर एरिया आएगा वो भी A ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास F1 किसके बराबर हो गया, P1A। ये वो फोर्स है जो लिक्विड इस सिलेंडर के ऊपर अप्लाई कर रहा है, और ये PA वो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो यही F1 के बराबर आएगा जिसका हमने यहाँ पर एरो के ज़रिए से तस्करा किया है। अब हम क्या करते हैं कि P1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आपको मालूम है P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू H1 रो G के बराबर है। चुनाचे इस P1 की जगह पर हम क्या करेंगे, H1 रो G पुट कर देंगे, और चुनाचे ये A से मल्टीप्लाई हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मल्टीप्लाई बाय A, ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रहा। चुनाचे F1 की जो एक कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास आती है इक्वेशन 1 की फॉर्म में, वो ये हो गई आपके पास। अब आते हैं फोर्स नंबर 2 जो कि नीचे से इस बॉटम लेवल पे इस सिलेंडर के लग रही है, दैट इज F2। अब ये F2 किसके बराबर है? ये भी दो फोर्सेस का मजमुआ है। एक तो वो फोर्स है जो लिक्विड इसके ऊपर लगा रहा है, आप देख सकते हैं कि लिक्विड नीचे से इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो फोर्स की फॉर्म में हमारे पास अप्लाई हो रहा होता है बॉटम की साइड से। चुनाचे ये जो हमारे पास F2 है ये भी दो फोर्सेस का मजमुआ बन जाएगा जैसे कि पिछले F1 में बना था। पहले हमने F1 को P1A कहा था, अब यहाँ F2 को P2A कहेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रहे चाहे ऊपर से लग रहा हो, नीचे से लग रहा हो, या दाएं से लग रहा हो या बाएं से लग रहा हो, सब एक जैसा ही होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय A, बशर्ते कि यहाँ का एरिया भी A हो। बहरहाल अभी हम तो ऊपर और नीचे की सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होगा, चुनाचे एरिया भी सेम, ये जो फोर्स है वो भी सेम हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि P2 की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। आपको याद है P2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? P2 की वैल्यू हमारे पास थी H2 रो G। इसी को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, चुनाचे ये P2 जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, इसमें H2 रो G आ गया, बाकी सब का सब एज इट इज़, A एज इट इज़, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट इज़, और फिर उसके बाद A एज इट इज़। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। यहाँ हमने इस बात का भी तस्करा किया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मल्टीप्लाई बाय A इज द फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब यहाँ पर असल बात तो ये है कि आर्चिमेडिस प्रिंसिपल में फोर्सेस का तस्करा है, लेकिन असल जो चीज़ वहाँ पर हमें प्रूफ करनी है वो है अपथ्रस्ट। जो अपथ्रस्ट है वो असल में क्या है?
ये F1 अपथ्रस्ट नहीं है, ये F2 अपथ्रस्ट नहीं है, बल्कि अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स एंड द डाउनवर्ड फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है वो अपथ्रस्ट बनेगा। अब हम इसको अपथ्रस्ट को जब डिफाइन करेंगे तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स के हवाले से इसको लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास अपथ्रस्ट की पहली इक्वेशन बनती है। अपथ्रस्ट की पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स हम देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की जानिब जाने वाली जो बॉटम की साइड पे फोर्स लग रही है ये F2 है, ये अपवर्ड फोर्स है। और जो F1 है वो ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ये F1 है। चुनाचे F2 माइनस F1 बनेगा। अब आपको मालूम है कि F1 और F2 की पिछली स्लाइड में हमने जो वैल्यूज़ लिखी थी वो ये थी। F1 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे मैंने इस वक्त कर्सर रखा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं F1 इज इक्वल टू H1 रो जी ए प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय ए, ये इक्वेशन 1 थी। इसी तरह F2 हमारे पास H2 रो जी ए प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय ए, ये इक्वेशन 2 थी। तो F1 और F2 की जगह पर वहाँ से ये दोनों की दोनों इक्वेशंस उठा के हम इस F2 की जगह माइनस F1 की जगह पर पुट कर देते हैं। बीच में एक माइनस साइन आ रहा है, जब इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के साथ अप्लाई करेंगे यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। चुनाचे अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है जिसमें 4 फैक्टर हैं, H2 रो जी ए प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस H1 रो जी ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय ए। अब अजीब बात यह है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस साइन के साथ है और यहाँ माइनस साइन के साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। हालांकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक मुसल्लमा हकीकत है। इसके बावजूद जब एक बॉडी एक सिलेंड्रिकल हो या नॉन सिलेंड्रिकल हो, कोई भी बॉडी जब किसी भी लिक्विड में इमर्ज की जाती है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। यहाँ इस इक्वेशन पे पहुँचने से पहले तक हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इम्पैक्ट था, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि ये प्लस साइन और माइनस साइन आपस में कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए। अब अपथ्रस्ट की जो नई वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 की फॉर्म में आ रही है वो कुछ यूं है, H2 माइनस H1 ब्रैकेट रो जी ए। ये कैसे आया? आप देख रहे हैं कि जो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म बची और थर्ड टर्म बची, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो रो कॉमन आ रहा है, एक जी कॉमन आ रहा है, एक ए कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, रो जी ए। चुनाचे इनको कॉमन निकाल लिया, रो जी ए। ये जो रेड कलर में हमने कॉमन निकाला है ब्रैकेट के बाद कॉमन निकाला है। इट डजेंट मैटर कि हम कॉमन निकालने के लिए पहले लिख दें ब्रैकेट से या बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाचे अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बचेगी वो फर्स्ट वैल्यू में से तो H2 बच जाएगा और थर्ड वैल्यू में से H1 बचेगा, तो ये हमारे पास H2 माइनस H1 आ जाता है। अच्छा, इससे पहले हम आपको पहली स्लाइड में ये बात बता चुके हैं कि अगर H2 माइनस H1 किया जाए तो वो H के बराबर हो जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बड़ा वाला डिस्टेंस H2 है और छोटा डिस्टेंस H1 है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो दरअसल इस सिलेंडर की हाइट हमें मिल जाती है। चुनाचे H2 माइनस H1 H के बराबर हुआ जो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर है। इस पूरी वैल्यू को H2 माइनस H1 को H से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो ब्लू कलर में हमारे पास लिखा हुआ है H2 माइनस H1 ये बन जाएगा H। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 4 में अब हमने यहाँ H2 माइनस H1 नहीं लिखा बल्कि H लिखा है। और ये H क्यों आया? ये इस तरह से आया कि H2 माइनस H1 को H से रिप्लेस कर दिया। अब हम पहुँच गए हैं इक्वेशन नंबर 4 पर। अब अपथ्रस्ट की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है H रो जी ए। याद रखिएगा इसकी अपथ्रस्ट की जो पहली इक्वेशन थी वो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, और इससे पहले जो हमने F1 F2 की वैल्यूज़ निकाली थी सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब हम इक्वेशन 4 पे जब आए हैं तो एक बहुत मुख्तसर सी इक्वेशन हमारे पास आ रही है।
ये मैंने यहाँ पे अपथ्रस्ट इज इक्वल टू एच रो जी ए इक्वेशन 4 के रेफरेंस के तौर पे यहाँ लिखा है। अब हम यहाँ पर दो काम करेंगे। एक काम तो हम ये करेंगे, ये जो सिलेंडर हमारे पास लिक्विड के अंदर इमर्स हुआ था, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अगर इसका हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम दरअसल A मल्टीप्लाई बाय एच के बराबर है। थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 4 को आप छोड़ दीजिए, और इक्वेशन 4 को आप छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आपके पास थोड़ी देर के लिए आप इक्वेशन 4 को भूल जाइए और यहाँ पर आ जाइए जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सिलेंडर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इसकी हाइट h है और इसका जो अपर सरफेस एरिया है वो a है। अगर हम इस हाइट को इस a से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाता है, v इज इक्वल टू AH। ये हमने AH क्यों लिखा, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 4 में h भी आ रहा है और a भी आ रहा है। दूसरा काम हम ये करेंगे कि इसकी डेंसिटी, जो लिक्विड की डेंसिटी थी वो हमारे पास होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर यहाँ से मास को कैलकुलेट किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और मास किसके बराबर होता है, m के, डेंसिटी रो के, वॉल्यूम v के। तो हमारे पास एक रो v की एक वैल्यू बनती है जो m के बराबर हो जाएगी। ये हम क्यों करेंगे, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे रॉ भी आ रहा है और ऊपर से जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करके इसमें पुट किया वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो चुनाचे v इज इक्वल टू ए एच आया। तो आप ये देख रहे हैं h और a, इन दोनों को h और a को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, v आ जाएगी। तो चुनाचे हमने क्या किया, h और a को ख़त्म कर दिया और h a की जगह पे यहाँ पे v डाल दिया। ये रो अपनी जगह पर है, ये जी अपनी जगह पर है, सिर्फ h और a चूंकि मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम बना रहे थे, इसकी जगह पर v आ गया। फिर इसके बाद जैसे अभी हमने कहा कि अगर ये रो और v आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये m के बराबर हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। चुनाचे इक्वेशन 5 जो हमने बनाई उसमें तो रो v g आ रहा था, लेकिन जब रो और v को रिप्लेस किया m से तो फिर क्या बनेगा, अब थ्रस्ट हमारे पास रिड्यूस होके एम जी के बराबर हो जाएगा। अरे ये क्या, ये तो एम जी डब्ल्यू के बराबर होता है, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हमारे पास एक फॉर्मूला है। और ये डब्ल्यू क्या होता है, ये तो वेट होता है। किसका वेट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जब कोई जहाज या कोई बॉडी या कोई भी ऐसी बॉडी जिसको हमने इमर्स किया लिक्विड के अंदर, वो अपनी जगह बनाती है पानी के अंदर, जितनी जगह बनाती है उतना पानी अगर तोल लिया जाए तो उसका जितना भी वेट बनता है वो W है, वही WmG है, वही mg आगे चल के हमारे पास अब थ्रस्ट के इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसके बराबर हो जाता है। लेकिन अब हम आखिरी इक्वेशन पर आए हुए हैं, यानी अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। दिस इज आवर प्रूफ। हमने अब थ्रस्ट को वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर प्रूफ कर दिया। यही आर्शिमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ है। अब चूंकि ये आर्शिमिडीज ने प्रूफ किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसको आर्शिमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई भी नहीं होगा और आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस इंस्ट्रक्शंस पे ज़रूर अमल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।